हाय, वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सॉल्यूशन से संबंधित टोटल ऑब्जेक्टिव को कवर किया है। क्लियर है? तो आप लोग ज़रूर देखिए इसको। और हाँ, ये जो ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग को बतलाया है, ये आपके स्टेट बोर्ड और जो भी आपको जो एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जैसे आपको मेडिकल का है और आपको इंजीनियरिंग सबका होता है, तो इस सब के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही भी है। क्लियर है? तो इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान से इसको पढ़िए और इसको सबको दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। क्लियर है? तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक आप लोग की महत्वपूर्ण सूचना है कि ये जो आपको ऑब्जेक्टिव है, आपको मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट खुल के बतला रहा हूँ कि आपका बोर्ड जो एग्ज़ाम है आपको वो ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि लॉकडाउन आपका खुलने वाला है नहीं। क्लियर है? तो लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो अंत में आप सरकार को सिलेबस को जल्द करने के लिए उसके पास एक ही उपाय बचता है कि वो जल्द से जल्द क्या करे, तो वो आपका सिलेबस जो है सो आपको ख़त्म करे। तो उसको तो होगा नहीं, तो इसलिए वो क्या करेगा, तो एग्ज़ाम आपको ऑब्जेक्टिव लेकर के ही क्लियर कर देगा। क्लियर है? तो इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़िए, उसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है? चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, कितना प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का प्रयोग कॉमर्शियल ब्लीचिंग में किया जाता है। क्लियर है? तो कॉमर्शियल ब्लीचिंग के लिए 3.62% का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना प्रतिशत इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। तो वो कितना होगा? तो वो आपको 35% होता है। क्लियर है? मतलब 35% का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तापमान पर निर्भर करता है। तो तापमान पर वही निर्भर करेगा जो कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बदलता है। क्लियर है? तो उसका कौन सा होगा? तो उसका होगा पहला का देखिए आपको क्या होता है, मोल पर लीटर। दूसरा क्या होता है, लीटर है तो मतलब वॉल्यूम आ गया, तो यही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूनिट लेस होता है। तो इसका कौन सा होता है, मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको पढ़ाई के टाइम में ही बतलाया था। ठीक है? अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका यूनिट मोल प्रति केजी होता है। तो मोल प्रति केजी में अब अगर आप यूनिट चेक कीजिएगा तो उस अनुसार से पहला का तो मोल पर लीटर, दूसरा का मोल पर केजी और तीसरा का यूनिट लेस होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये सभी क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको बोर्ड एग्जाम के अगर आप याद भी करना चाहें तो भी आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है? तो इस तरह से देखिए कि ये सब ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही आपको ऐसे कई महत्वपूर्ण है, चूँकि वो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है? चलिए बनू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट मास किस प्रकार का द्रव्यमान है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इक्विवेलेंट मास क्या है, ये आपको मैंने बताया था कि वही मास है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब आपको क्या होगा, ये आपका एक्चुअल मास है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो तापमान पर कौन निर्भर नहीं करेगा, जिसके रिस्पेक्ट में जो क्या होगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं बदलेगा। तो वो आपको सिर्फ वो कौन सा होगा, आपको वो आपको मोलिलिटी का होगा, चूँकि आपको सबका यूनिट पता है आप लोग को। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मलिटी का क्या यूनिट होता है। तो नॉर्मलिटी का क्या यूनिट होता है, याद कीजिए। नॉर्मलिटी किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। मतलब इक्विवेलेंट पर लीटर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, इक्विवेलेंट मास का मान मॉलिक्यूलर मास के कितना होता है। तो वो क्या होगा, या तो उसका कम होता है या फिर उसके बराबर होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। क्लियर है? मतलब लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास के कम होगा या फिर उसके बराबर होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस विलयन में सॉल्यूट को घुलाया जा सकता है। तो सॉल्यूट किस में घुलता है। तो सॉल्यूट आपको किस में घुलता है बताइए आप लोग, जिसमें आपको कुछ जगह रहेगा। क्लियर है? तो आपको एग्जाम्पल के द्वारा आपको लोग बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को क्लास में समझाया था, मतलब वीडियो का जो लेक्चर था उसमें। तो कौन सा होगा 10 का? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनसैचुरेटेड में। क्लियर? चूँकि इसके पास बहुत ही ज़्यादा खाली जगह बचा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील नहीं है। तो कौन नहीं घुलेगा, जो पोलर नहीं होगा। पोलर कौन नहीं होगा, जो आपको ऑर्गेनिक होगा। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, तो वो आपको नॉन पोलर होता है और वही आपको पोलर में नहीं घुलेगा। ठीक है? तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? मतलब बेंजीन जो होता है वो आपको क्या होता है, वो आपको नॉन पोलर होता है और इसीलिए क्या होगा, तो वो पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। ठीक है?
पोलर सॉल्वेंट का कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे H2O होता है, आपको जो एसिड होता है आप एसिड को भी ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक जो आपको जो भी लिक्विड होगा वो सब आपको पोलर ही होता है। क्लियर है? तो इस तरह से आप देख लीजिए, तो ये सब क्या होगा, तो इसका आपको 11 नंबर का आपको कौन सा होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करता है। तो आपको याद कीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का परिभाषा क्या होता है, उसका क्या होता है कि नंबर ऑफ ये जो आपको पार्टिकल होता है सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निर्भर करता है। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 12 का ए होगा। क्लियर है? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन पर निर्भर करता है ना कि सॉल्वेंट पर। तो वो सिर्फ एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, वो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, प्रासरण में सॉल्वेंट किस ओर फ्लो करता है। तो ये मैंने बहुत बार आप लोग को बतलाया था, बहुत अच्छे तरीके से भी मैंने आप लोग को समझाया था। वो कौन सा होता है, वो आपको हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है, हमेशा हाई से लो, याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपको, हाइपोटोनिक विलयन में NaCl का द्रव्यमान आयतन के विचार से सांद्रता कितना होता है। यह हाइपोटोनिक है, अल्प परासारी है, तो ये आपको क्या होगा, 0.9% से कम होगा। ठीक है, फिर अगला है, रिवर्स ऑस्मोसिस में किस SPM का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा होगा, सेल्यूलोज एसीटेट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में NaCl की सांद्रता क्या होती है, तो कितना होगा, वो आपको 0.9% से क्या होगा, इसके बराबर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपरटोनिक विलयन में NaCl की सांद्रता क्या होती है, तो वो कितना होगा, हाइपरटोनिक है, याद कीजिए, तो इसमें कितना होगा, 0.9 से अधिक हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन का क्या यूनिट होता है। तो मोल फ्रैक्शन का क्या यूनिट होता है, ऊपर नीचे बराबर होता है, मतलब कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होता है ये। देखिए अगला क्वेश्चन, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का योग कितना होता है। याद कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 1। ठीक है, x से प्लस x बराबर कितना होता है, 1, वही आपको ये। तो अगला क्वेश्चन है, मोलर मास में एब्नॉर्मलिटी किस पर निर्भर करता है। तो वो किस पर निर्भर करेगा, निर्भर करता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट पर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, नन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई का मान कितना होगा, क्योंकि यहाँ तो जब नन इलेक्ट्रोलाइट लिए तो ना तो टूटेगा ना ही जुड़ेगा। क्लियर है? तो कितना होगा, बराबर ही रहेगा, मतलब 1 के बराबर, तो सी होगा ऑप्शन नंबर। क्लियर है? 22 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एब्नॉर्मलिटी को किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो याद कीजिए, सॉल्यूशन में आपको एक होता था भान टॉप फैक्टर, इसी के द्वारा आपको कैलकुलेट करते थे, जो कि आपको क्या होता है, MC/MO या फिर MN/MO। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिसोसिएशन के केस में आई का मान क्या होता है। तो कितना होगा डिसोसिएशन के केस में, क्योंकि टूट रहा है तो बाद में क्या होगा, बढ़ जाएगा पार्टिकल, तो बढ़ जाएगा तो इसीलिए क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, एसोसिएशन है तो जुड़ जाएगा, पार्टिकल कम हो जाएगा तो और कम होगा, मतलब 1 से क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जब हीट दीजिएगा तो हीट तो आपको बाहर ही निकल जाएगा आपको, इसलिए क्या होगा, विलेयता घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। अगला देखिए, हेनरी लॉ किस प्रकार की विलयन पर लागू होता है। तो हेनरी लॉ किस पर लागू होता है, तो वो होता है लिक्विड गैस पर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होता है। ऊष्मा शोषी है तो आपको बढ़ जाएगा आपको। क्लियर है? तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बैंड से बचने के लिए गोताखोर किस प्रकार की गैस का मिश्रण के सिलेंडर का प्रयोग करता है। तो उसका कौन सा होगा, 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं याद रखिएगा तो फिर परेशानी है आपको। ठीक है? चलिए अगला है, जब कोई व्यक्ति ऊपर पहाड़ पर चढ़ता है तो उसका क्या होता है, हेनरी लॉ के अनुसार से उसको एनोक्सिया हो जाएगा आपको। ठीक है? क्लियर है ना? चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउल्ट का नियम किस प्रकार के विलयन पर लागू होता है। तो राउल्ट का तो सीधा सीधी आपको लिक्विड गैस तो आपको हेनरी लॉ लेके चल गया और इसमें आपको लिक्विड हो जाएगा। वैसे ही लिक्विड सॉलिड पर भी लागू होता है, लेकिन जनरली हम लोग ऑप्शन नंबर बी मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? देखिए अब अगला देखिए, यदि विलयन में 2 वोलेटाइल कंपोनेंट हो तब उसका कुल दाब किस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर निर्भर करता है। तो याद कीजिए,
ये मैंने आपको टोटल प्रेशर निकालने के दौरान बताया था, ये आपको क्या होता है, हमेशा सेकेंड कंपोनेंट होता है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम को पालन करता है। तो राउल्ट के नियम को कौन पालन करता है, तो सिर्फ आइडियल गैस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है। तो ये तो सारा एग्जाम्पल है इसमें, तो आप लोग सारा एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया इसका, मतलब ऑल होगा। अब देखिए, राउल्ट लॉ हेनरी लॉ के समान कब होगा। सिंपल सा है, आपको बतलाया था आपको कि हेनरी लॉ राउल्ट क्या होता है, हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है जब दोनों का क्या होता है, कांस्टेंट बराबर हो जाए। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब के एच बराबर जब पी नॉट 1 हो जाएगा तो यही क्या होगा, तभी आपको समान होगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन को सूचित करता है। तो कौन सूचित करता है, तो इसमें भी दोनों एग्जाम्पल है, जरूर याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन होगा आपको। ठीक है, तो मिनिमम के लिए आपको सिंपल है, आपको 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, टोटल आप लोग को मैंने 41 आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, जो कि आपको बहुत ही वीवीआई है, इसलिए ज़रूर उसको याद रखिए। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन को सूचित करता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत लग रही है, सी लगा हुआ है, जो कि गलत है आपको। क्या सही है, ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, इसमें दोनों होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सी इसका सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। तो इसका होगा 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि ए में लगा हुआ, मतलब ए गलत है, बी आपका सही है। ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग कुछ मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपको है क्वेश्चन सब, जो कि मैंने आपको पढ़ करके हर एक पॉइंट से क्वेश्चन को डील किया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस सभी सारे क्वेश्चन को जरूर याद रखिए, क्योंकि आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बार बार जरूर देखा कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का क्या यूनिट होता है। तो केल्विन केजी प्रति मोल, मैंने आप लोग को रटा दिया था आप लोग को। तो 40 का कौन सा होगा, ए नंबर। ठीक है, अगला देखिए, किसी लिक्विड में सॉलिड डालने पर उसका वेपर प्रेशर में क्या परिवर्तन होगा। तो सिंपल सा है, सॉलिड डालें हैं तो उसका सरफेस को ढक लेगा, तो आपको वेपर कम निकलेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटता है। तो ये होगा 41 का सी नंबर। ठीक है, तो ये टोटल दोस्तों मैंने आप लोग को 41 क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाया था। आपको ये सॉल्यूशन से टोटल आपको क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव लगेगा तो मैं आपको आगे ज़रूर बना के डाल दूंगा, तो आप लोग इस सबको ज़रूर याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव जो है ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सारे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को अगर अच्छा लगता है, तो आप अगर हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। जो नए हैं तो ज़रूर ही आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नया आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्लियर है।